सो फ्रेंड्स, इंडेमनिटी एंड गारंटी इनकी शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि सेल्स ऑफ गुड का एक सेपरेट प्रोविज़न बना दिया गया था 1930 में। इसके बारे में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट वीडियो में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर से चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमारे इंडेमनिटी एंड गारंटी है सेक्शन नंबर 124 से लेकर सेक्शन नंबर 147 तक। सेक्शन नंबर 124 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डिफाइन a contract by which one party promised to save another from loss caused to him by the contract of the promiser himself or by the conduct of any other person is called a contract of indemnity। एक पर्सन जब किसी दूसरी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि अगर उसको कोई लॉस हुआ, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही पार्टी से हो या किसी थर्ड पर्सन से, तो वो उसको उस लॉस से बचाएगा। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एग्जाम्पल, कोई भी इंश्योरेंस, जैसे कि आप अपनी कार का निकालते हैं, जिसमें इंश्योरेंस वाली कंपनी आपको पैसा देती है अगर आपकी कार का कोई नुकसान होता है। तो सेक्शन नंबर 125 है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन स्यूड। द प्रोमिसी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रोमिसर। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में होता था उसी तरह से इसमें भी है कि जो प्रॉमिसी यानी कि इंडेमनिटी होल्डर है वो रिकवर कर सकता है प्रॉमिसर मतलब इंडेमनीफायर से अपने लॉस को, अगर उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, तो देखिए इन 3 पॉइंट्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। इसे हम ऐसे समझते हैं कि एक इंडेमनीफायर होता है और एक इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी फायर को हम प्रॉमिसर यानी कि जो प्रॉमिस करता है किसी चीज़ को करने के लिए, और इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिसी यानी जिसके साथ प्रॉमिस किया गया है कह सकते हैं। तो अब अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस होता है, चाहे वो इंडेमनीफायर से हो या किसी थर्ड पर्सन से, तो वो उस लॉस को इंडेमनीफायर से रिकवर कर सकता है अगर उसने कहा है कि मैं तुझे लॉस की भरपाई करूंगा। तो एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ वही इंश्योरेंस कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो आपको रिकवरी देता है। एग्ज़ाम्पल से सीन क्लियर है? ओके। इंडेमनिटी यही 2 सेक्शन है। तो अब शुरुआत होती है हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की। तो सेक्शन नंबर 126 से पहले एक पॉइंट बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच, एक प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी, और एक श्योरिटी और क्रेडिटर में। तो ये कौन होते हैं, ये बात ही हमारे सेक्शन नंबर 126 में है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। तो वीडियो लॉन्ग हो जाएंगी, इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूँ। तो 126 हमें ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वो होता है जो किसी प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए हो या फिर थर्ड पर्सन को अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज करने के लिए। अब देखिए, जो पर्सन गारंटी देता है उसको श्योरिटी कहते हैं, और जिसकी गारंटी ली गई है उसको प्रिंसिपल डेटर, और जिसको गारंटी दी गई है उसको क्रेडिटर। गारंटी जो है वो रिटर्न या ओरल भी हो सकती है। कन्फ्यूजन ना रहे इसके लिए इसको ऐसे समझिए, एक दुकानदार है, वो किसी को उधार देता है, तो यहाँ दुकानदार क्रेडिटर हुआ और उधार लेने वाला प्रिंसिपल डेटर। और सपोज कोई कहता है कि अगर उसने उधार नहीं चुकाया तो मैं दूंगा, तो वो श्योरिटी या गारंटर हुआ। अब सेक्शन नंबर 127 है कंसिडरेशन फॉर गारंटी। Anything done or any promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving the guarantee। श्योरिटी की दी गई गारंटी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ में कोई वर्क या प्रॉमिस को करने के लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल, बी रिक्वेस्ट करता है ए को कि वो उसको कुछ गुड्स उधार दे, और ए कहता है कि ठीक है,
मैं तुझे उधार गुड्स दूंगा अगर सी गारंटी लेता है तो। सी बी की गारंटी ले लेता है और कहता है कि हाँ, अगर तूने गुड्स उधार दिया और बी पेमेंट नहीं देता तो मैं दूंगा। तो सी का प्रॉमिस एक सफिशिएंट कंसिडरेशन है। सेक्शन नंबर 128, श्योरिटीज लाइबिलिटी। The liability of the surety is coextensive with that of the principal debtor unless it is otherwise provided by the contract। अब देखिए, यहाँ श्योरिटी की लाइबिलिटी बताई गई है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। ए गारंटी देता है बी को सी की एक बिल ऑफ एक्सचेंज की, यानी कि अगर सी पेमेंट नहीं करता तो ए उसकी पेमेंट करेगा। अब उस बिल में इंटरेस्ट भी लिखा होता है। तो अब अगर सी पेमेंट नहीं करता तो ए को एक्चुअल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करना होगा। नाउ सेक्शन नंबर 129, कंटिन्यूइंग गारंटी। A guarantee which extends to a series of transaction is called a continuing guarantee। एक गारंटी जो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन के साथ एक्सटेंड होती है उसको कंटिन्यूइंग गारंटी कहते हैं। जैसे कि बी एक ज़मींदार है और ए उसको कहता है कि आप सी को एम्प्लॉय रख लो रेंट जमा करने के लिए। मैं इसकी 5,000 रुपये तक की गारंटी लेता हूँ कि अगर ये अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करता तो मैं आपको 5,000 रुपये तक की पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ एक कंटिन्यूइंग गारंटी है जब तक सी एम्प्लॉय है बी के यहाँ। अब कंटिन्यूइंग गारंटी तो ले ली, अब इसको रिवोक कैसे करते हैं यही बताया गया है सेक्शन नंबर 130 में। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। अ कंटिन्यूइंग गारंटी मे एट एनी टाइम बी रिवोक्ड by the surety as to future transaction by notice to the creditor। श्योरिटी किसी भी टाइम कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक कर सकता है क्रेडिटर को ये बता के कि अब इसके फ्यूचर ट्रांजैक्शन की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब अगर श्योरिटी की डेथ हो गई तो क्या? सो इट कम्स ऑन सेक्शन नंबर 131, revocation of continuing guarantee by surety's death। The death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of a continuing guarantee so far as regards future transactions। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि श्योरिटी की डेथ हो गई तो अब फ्यूचर के डिफ़ॉल्ट के लिए वो लाइबल नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर नहीं कर सकते फ्यूचर के डिफ़ॉल्ट। ऑब्वियस सी बात है। अब सेक्शन नंबर 132, लाइबिलिटी ऑफ टू पर्सन primarily liable not affected by arrangement between them that one shall be surety on others default। तो देखिए, दो पर्सन मिलकर किसी थर्ड पर्सन से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी लाइबिलिटी का और एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि उनमें का एक पर्सन लायबल रहेगा अगर दोनों में से कोई भी डिफ़ॉल्ट करता है तो। अब जो थर्ड पर्सन है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है, तो अब जो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ये दोनों पर्सन लायबल है तो उसका ये सेकंड वाले कॉन्ट्रैक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही बताया गया है हमारे सेक्शन नंबर 132 में। नाउ सेक्शन नंबर 133, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Any variance made without the surety's consent in the terms of the contract between the principal debtor and the creditor discharge the surety as to transaction subsequent to the variance। श्योरिटी की कंसेंट के बिना प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी गारंटी से। एग्जाम्पल, सी की बैंक है और ए कहता है बी को मैनेजर रख लो, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अब बाद में सी और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि बी की सैलरी बढ़ा दी जाएंगी और बी लायबल रहेगा 1/4 लॉस के लिए अगर ओवरड्रॉ होता है तो। अब बी कस्टमर को अलाउ करता है ओवरड्रॉ के लिए जिसकी वजह से बैंक को लॉस हो जाता है, तो अब ए डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी श्योरिटी से।
क्योंकि उसकी कंसेंट के बिना ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और वो लायबल नहीं रहेगा पेमेंट के लिए। नाउ सेक्शन नंबर 134, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। The surety is discharged by the contract between the creditor and the principal debtor, by which the principal debtor is released, or by any act or omission of the creditor, the legal consequences of which is the discharge of the principal debtor. जब कभी प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है तो सेम टाइम श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाता है, और क्रेडिटर का ओमिशन या किसी एक्ट की वजह से भी। एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो एक फिक्स टाइम और प्राइस में बी का घर बना देगा और बी को नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करनी होंगी जैसे कि सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स एक्सेट्रा एक फिक्स टाइम पर। और सी ए की गारंटी लेता है लेकिन बी टाइम पर चीज़ें सप्लाई नहीं करता, तो अब सी की गारंटी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बी ने ही अपना काम ठीक से नहीं किया। सेक्शन नंबर 135, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू sue प्रिंसिपल डेटर। A contract between the creditor and the principal debtor by which the creditor makes a composition with or promises to give time to or not to sue the principal debtor discharge the surety unless the surety assents to such contract। जब कभी क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देता है या फिर स्यू नहीं करता तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। Now, section number 136, surety not discharged when agreement made with third person to give time to principal debtor। When a contract to give time to a principal debtor is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को एक्स्ट्रा टाइम देता है किसी थर्ड पर्सन की मदद से बिना डायरेक्टली प्रिंसिपल डेटर को बताए तो श्योरिटी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल कि बी ने सी से उधार लिया है और ए श्योरिटी है, और फिर सी एम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी को एक्स्ट्रा टाइम देगा पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ पर ए अपनी श्योरिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। आसान सी बात है क्योंकि यहाँ बी को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जो कि उसके लिए अच्छी बात है, और यहाँ ए भला डिस्चार्ज क्यों होगा। सेक्शन नंबर 137, क्रेडिटर्स forbearance to sue does not discharge surety। Mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce any other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge the surety। अगर क्रेडिटर प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्योरिटी की लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, वो अभी भी लाइबल रहेगा। एग्जाम्पल, बी ए से कुछ अमाउंट उधार लेता है जिसमें सी गारंटर रहता है। अब अमाउंट को पे करने की डेट आ जाती है लेकिन बी पे नहीं करता और ए भी 1 साल तक उसको स्यू नहीं करता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सी अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा। नाउ सेक्शन नंबर 138, रिलीज ऑफ वन को श्योरिटी डज नॉट डिस्चार्ज अदर। वेयर there are co-sureties, a release by the creditor of one of them does not discharge the others, neither does it free the surety so released from his responsibility to the other sureties। अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी है तो अगर क्रेडिटर उनमें से एक को डिस्चार्ज कर देता है तो बाकी सब भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, और ना ही जिसको डिस्चार्ज किया गया है वो अदर श्योरिटी के साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्चार्ज होगा। देन वी हैव सेक्शन नंबर 139, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्शन और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी।
If the creditor does not act which is inconsistent with the right of the surety or omits to do any act which his duty or to surety his duty or the surety requires him to do, and the eventual remedy of the surety himself against the principal debtor is thereby impaired, the surety is discharged. इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बी कॉन्ट्रैक्ट करता है सी के साथ कि वो उसको शिप बना कर देगा और सी को इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी होगी जिस तरह से काम आगे बढ़ेगा, और ए श्योरिटी रहता है, लेकिन सी बी को पहले ही 2 इंस्टॉलमेंट दे देता है, लेकिन ए ने तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा वैसे पेमेंट करना उस चीज़ की गारंटी ली थी, तो अब ए डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि सी ने 2 प्री पेमेंट कर दी है। नाउ सेक्शन नंबर 140, राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। तो देखिए ये भी मैं नहीं पढ़ने वाला, आप पॉज करके देख लीजिएगा। यहाँ ये बताया गया है कि अगर डेब्ट ड्यू बन जाता है, चाहे वो पेमेंट के लिए हो या फिर कोई चीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो जैसे ही ड्यू डेट आ जाती है तभी श्योरिटी लायबल बन जाता है प्रिंसिपल डेटर की जगह। नेक्स्ट सेक्शन 141, श्योरिटी इज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज। देखिए सी बी को 2 लाख रुपए उधार देता है और ए श्योरिटी रहता है, साथ ही साथ बी सी को 2 लाख रुपए की चीज़ भी दे देता है एज अ मॉर्गेज। फिर बी इंसॉल्वेंट हो जाता है, यानी कि उसका दिवालिया निकल जाता है, तो फिर सी ए से मांगता है तो ए डिस्चार्ज हो जाएगा क्योंकि अब जो बी ने मॉर्गेज रखा है वो सी का हो गया, यानी कि पेमेंट हो गई। सेक्शन नंबर 142 है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड। एनी गारंटी विच हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन मेड बाय द क्रेडिटर और विथ his knowledge and assent concerning a material part of the transaction is invalid। ये तो हम जानते ही है और हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पहले लेक्चर में भी पढ़ा है, तो सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी है कि अगर गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से की जाती है क्रेडिटर द्वारा और उसको प्रॉपरली नहीं बताया जाता तो वो इनवैलिड होगी। सेक्शन नंबर 143, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। एनी गारंटी विद द क्रेडिटर हैज़ ऑब्टेन्ड बाय मीन्स ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। अगर गारंटर से कोई बात छुपाई जाती है तो वो भी इनवैलिड होंगी। एग्जाम्पल, सी बी को 2000 टन आयरन सप्लाई करेगा और बी उसकी पेमेंट करेगा, इसकी गारंटी ए लेता है, और फिर सी और बी छुपकर ये सौदा करते हैं कि बी सी को मार्केट प्राइस से 5 रुपये एक्स्ट्रा पर टन देगा और ये बात ए से छुपाई जाती है, तो अब ए लायबल नहीं रहेगा अपनी गारंटी के लिए। Then we have section number 144, guarantee on contract creditor shall not act on it until co-surety is joined. When a person give a guarantee upon a contract that the creditor shall not act upon it until other person has joined in it as co-sureties, the guarantee is not valid if that other person does not join. तो सेक्शन नंबर 144 हमको ये बता रहा है कि अगर जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर को कहता है कि जब तक को श्योरिटीज़ नहीं मिलते वो गारंटी नहीं देगा, तो फिर गारंटी वैलिड नहीं रहेंगी अगर को श्योरिटीज़ नहीं ज्वाइन करते हैं तो। नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 145, इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेनिफाई श्योरिटी। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच कि अगर श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर का अमाउंट पे करता है तो फिर ये अब प्रिंसिपल डेटर की जिम्मेदारी है कि श्योरिटी को रिटर्न करे। इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझता हूँ।
नाउ सेक्शन नंबर 146, को श्योरिटी इज लाइबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली। सो अगर एक से ज़्यादा श्योरिटी रहते हैं तो फिर अगर प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पैसा या जो कहा गया है वो नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में जितने को श्योरिटीज़ है उतनों में अमाउंट या वर्क डिवाइड होगा। एग्जाम्पल, ए बी सी तीन श्योरिटीज़ है जिन्होंने ई की गारंटी ली है कि ई एफ को पेमेंट नहीं करेगा तो वो करेंगे। तो अगर सपोज ई को 3,000 रुपये पे करने हैं एफ को और वो नहीं कर रहा, तो अब इन तीनों को इक्वल अमाउंट यानी कि 1,000 रुपीज़ पे करने होंगे एफ को। Now last section of the topic, indemnity and guarantee, section number 147, liability of co-sureties bound in different sums. Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of the respective obligation permits. अब अगर co-sureties ने कुछ लिमिट सेट की है अमाउंट पे करने की, तो वो उतना ही पे करेंगे, और अगर अमाउंट उनकी सेट की गई अमाउंट से कम है तो फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एग्जाम्पल, ए बी सी श्योरिटीज़ है डी की, जिसमें तीनों भी डिफरेंट पेनल्टी की बात कर रहे हैं। ए कहता है कि मैं 10,000 तक के पे करूँगा, बी कहता है 20,000 तक और सी कहता है 40,000 तक। अब डी की ड्यू डेट आ जाती है जिसमें उसको ई को 30,000 रुपये पे करने हैं, तो ऐसे में तीनों को 10,000 रुपये पर पर्सन पे करने होंगे क्योंकि अमाउंट उनकी सेट की गई लिमिट से बाहर नहीं है। और अगर बाहर होती तो ए ने जितना कहा उतना वो पे करता और बाकी बी और सी मिलकर पे करते। आई होप आपको ये समझ आ चुका है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा था और शायद मेरी आवाज़ भी ठीक से नहीं आई होंगी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। सो मैं आपको ये लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।